हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? कोरोना काल में मस्त हो ना? ठीक है, मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, मात्रक एवं मापन। इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने आपको यूनिट्स निकालना, भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, वो बताया था। सेकंड जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने थोड़ा वीमा निकालना समझाया था आपको, मात्रक निकालना समझाया था। मात्रक पद्धति में सीजीएस, एफपीएस और वगैरह, एमकेएस वगैरह जो पद्धति थी उसमें से मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, मात्रकों को एसआई से एसआई मात्रक को सीजीएस में कैसे चेंज किया जाता था, वो सब बताया था। ठीक है, आज हमारा पार्ट 3 है। लास्ट जो हमने पार्ट 2 पढ़ा था उसके अंदर वीमाओं के बारे में मैं बता चुका था आपको कि वीमा किस प्रकार से निकाली जाती है, एमएलटी के रूप में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वीमाओं के उपयोग कि वीमा का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना पार्ट 3। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बीमा के उपयोग, बीमाओं के उपयोग। अब बेटा, बीमा जो होती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि बीमा जो होती है वो कहाँ नहीं निकलती, किसकी नहीं निकलती। पहली बात तो कि बीमा जो होती है किसी भी जो हमारी कांस्टेंट राशि होती है, कोई भी पूर्णांक वगैरह जो होता है, नंबर जो होता है एक तरह से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 15 जो भी कोई भी नंबर डिजिट होती है उसकी बीमा नहीं निकल सकती। मतलब जिसकी यूनिट नहीं निकल सकती उसकी बीमा भी नहीं निकल सकती। जिसका मात्रक नहीं होता उसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। तो जैसे नंबर है हमारे 2, 3, 4, 5 ऐसे अंक होते हैं, उन अंकों का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए उनकी बीमाएं भी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है कांस्टेंट राशि। जो कांस्टेंट राशि होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनकी भी कोई बीमा नहीं निकलती है। लाइक एग्जांपल के लिए पाई का मान 3.14 होता है, फिक्स होता है, या फिर इसको 22/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए जो पाई है उसकी कोई बीमा नहीं होगी, वो बीमाहीन होगा, बीमा लेस होगा। समझ में आ गई? जैसे मैंने लिखा 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, लेकिन जो 1/2 है इसकी कोई बीमा नहीं होगी, mv² की बीमा हम निकालेंगे। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि बीमा जो होती है वो एंगल जितने भी होते हैं हमारे, जितने भी एंगल है यदि हमको दे दे, थीटा वगैरह, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा वगैरह, इनके एंगलों के नाम दे दे, जैसे साइन 60 है या फिर कॉस 50 है, जो भी है, तो एंगल जितने भी होते हैं उन एंगलों की भी कोई बीमा नहीं निकलती है। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, लॉग हो गया, इनकी कोई बीमा नहीं होती, ये बीमाहीन होते हैं बेटा, तो इनकी कोई बीमाएं नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई ना बात? तो बीमा कहाँ कहाँ नहीं लग सकती वो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अच्छा अब बात करता हूं मैं उपयोगों की। उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो पहला जो उपयोग होता है बीमा का वो होता है, मैंने आपको पद्धतियां बताई थी, मात्रक पद्धतियां समझाई थी। 1 मिनट। हाँ, तो मैंने आपको मात्रक पद्धतियां समझाई थी। 4 प्रकार की मात्रक पद्धति होती थी हमारी। कौन कौन सी होती थी? एक तो होती थी सीजीएस, एक एमकेएस, एक एफपीएस, और लास्ट में जो एसआई आई थी वो एमकेएस से ही ली गई थी। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहला जो यूज है, मैं सारे उपयोग आपको अभी नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, मैं एक एक यूज बताता जाऊंगा और उसके बारे में समझाता जाऊंगा किस प्रकार से उसको बदला जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहला जो उपयोग है इसका वो होता है भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। सबसे पहला यूज है ये। कोई भौतिक राशि है, ठीक है ना, जैसे किलोग्राम है,
ये द्रव्यमान जो है, मास जो होता है हमारा, उसकी भौतिक राशि होती है किसमें, एसआई सिस्टम में। तो इसको ग्राम में चेंज करूंगा तो ये सीजीएस पद्धति में पहुंच जाएगा। तो एसआई से सीजीएस पद्धति में पहुंचा, मान लो 1 किलोग्राम है, वो सीजीएस में जाने के बाद 1000 ग्राम के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, हमको कैसे पता लगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ही ग्राम होते हैं। ठीक है ना, हमने रट रखा है, लेकिन निकला कैसे ये कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। कैसे निकला, वो कैसे पता लगा कि हमको ये 1 किलोग्राम 1000 के बराबर ही होता है, 100 के बराबर नहीं होता। तो वही चीज हम पढ़ेंगे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि को कैसे चेंज किया जाता है। इस जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इसके ऊपर एग्जाम्पल, तुम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि किस प्रकार से बदला गया है। समझ में आ गई ना बात। तो देखो, मैंने वीमा पढ़ाया था, जो मेजरमेंट बताया था कि मापन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन इंटू यू के बराबर होता है। कि मापन जो होता है उसके लिए हमको जरूरी होता है कि नंबर होना चाहिए और एक यूनिट होनी चाहिए, तभी हम उसका मापन कर सकते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 तो हो गया नंबर और किलोग्राम इसकी हो गई यूनिट, तो एन इंटू यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी बताया था कि एन जो होता है वो यू के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि का यदि नंबर बढ़ा तो उसकी यूनिट घट जाती है, और यदि यूनिट बढ़ी तो नंबर घट जाता है। जैसे 5 किलोग्राम था, इसको मैंने क्या किया, 5000 ग्राम में चेंज कर दिया। तो देखो बेटा, 5 किलो से किसमें पहुंचे, 5000 में, तो नंबर बढ़ा इसका, 5 से 5000 हो गया। लेकिन जब किलोग्राम से किसमें गए, ग्राम में चले गए, तो यहाँ पर इसकी यूनिट किलोग्राम बड़ी होती है ग्राम से, तो यूनिट तो यहां से इधर गए हैं जो घटी है, और नंबर बढ़ा है, तो उल्टा हो गया ना कि यदि नंबर बढ़ता है तो यूनिट घट जाती है, और यदि यूनिट बढ़ती है तो नंबर घट जाता है। समझ में आई। यदि मैं इसको उल्टा ले लेता यहां से, यह मैं बता चुका हूं तुमको, दोबारा समझा रहा हूं। यहां से मैं इधर जाता तो ग्राम से किलोग्राम हुआ, मतलब यूनिट बढ़ गई। तो यहां से इधर गया तो देखो 5000 से 5 ही रह गया, तो नंबर घट गया। तो यूनिट बढ़ी तो नंबर घट गया, नंबर बढ़ा तो यूनिट घट गई। ठीक है, तो एन इंटू यू जो होते हैं आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बात ये भी बताई थी कि एक भौतिक राशि के लिए, किसी एक भौतिक राशि के लिए N1 U1 जो होता है वो बराबर होता है N2 U2 के। यही बताई थी ना मैंने कि एक भौतिक राशि के लिए N1 U1 N2 U2 के बराबर होता है, बताया था। जैसे अभी मैंने ये लिखा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो देखो N1 तो हो गया 1, U1 हो गया किलोग्राम, और N2 हो गया 1000, U2 हो गया ग्राम। तो ये बराबर है दोनों आपस में। 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं N1 U1 बराबर N2 U2 लिख सकता हूं ना। क्लियर है ना बात। अब ये तुमको याद रखना है कि N1 U1 जो है वो बराबर होता है N2 U2 के। अब मैं आपको बता चुका हूं कि U1 जो होती है वो यूनिट होती है, किसी भी नंबर किसी भी जो भौतिक राशि होती है उसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है उसको हम U से लिखते हैं, और जिसका मात्रक होता है उसी की हम वीमा निकाल सकते हैं ना। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा कि N1 और इसकी वीमा लिखूंगा M1 L1 और T1, यही होगी इसकी वीमा। और इसके ऊपर अंक भी लिखे होते, मैंने लिख दी M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C बराबर N2 लिखा, और N2 में मैं लिख दिया M2, इसकी जो यूनिट है वो M2, L2 और T2, इसकी पावर भी A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। अब देखो ये किस प्रकार से हुआ। जैसे मैंने अभी लिखा वेग की वीमा। वेग की वीमा जो होती है
वो होती है, वेग होता है दूरी बटे समय, यही होता है ना। तो दूरी को लिखते हैं एल से और समय को लिखते हैं टी से, वीमा के रूप में। तो इसकी जो वीमा है वो एल टी माइनस वन, मतलब L1, इसको मैं M0 L1 T माइनस वन लिख सकता हूं ना। इधर देखो, इसको मैं समझाता हूं। अभी ये आप कहोगे सर ये M1 M2 ये तो चेंज कर दिए आपने, इधर M1 इधर M2 इधर L1 इधर L2 इधर T1 इधर T2, लेकिन आपने A B C बराबर पावर लगा दी दोनों के ऊपर सेम सेम। तो बेटा बराबरी पावर आती है, कैसे आती है वो समझो। देखो मैंने लिखा वेग, वेग का दूरी बटे समय ही होता है ना, ठीक है। अब यदि मैं इसकी एसआई मात्रक की बात करूं तो एसआई में दूरी को लिया जाता है मीटर में और इसको लिया जाता है सेकंड में। और यदि मैं सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस में इसको लिखते हैं सेंटीमीटर में, इसको लिखते हैं सेकंड में। यहां तक क्लियर हो रही है ना बात। यूनिट दोनों की बदल गई। अब बेटा यूनिट तो बदली है लेकिन है तो वेग ही है, भौतिक राशि तो वही है लेकिन यूनिट ही तो चेंज हुई है। किसी भी भौतिक राशि की जब हम पद्धति चेंज कर देते हैं, मात्रक पद्धति, तो उसकी मात्रक चेंज होते हैं, भौतिक राशि वही रहती है। अब वीमा में यदि लिखूं तो वीमा लंबाई जो मीटर है उसकी तो एल होती है, सेकंड की टी होती है, तो एल अपॉन टी आई ऐसा यूनिट में भी। और मैं सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस में भी सेंटीमीटर जो होता है लंबाई तो होती है, तो उसकी एल और सेकंड की वही टी, तो बराबर आ रही है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, ध्यान देना मेरी बात का, कि जो भौतिक राशि होती हैं वो भौतिक राशि का चाहे मात्रक चेंज कर दो लेकिन उसकी वीमा चेंज नहीं होती है। मात्रक चेंज कर दो, मात्रक पद्धति यदि चेंज हो जाती है, कोई भी भौतिक राशि एमकेएस से सीजीएस या एफपीएस या एसआई किसी भी पद्धति में चला जाए लेकिन उसकी भौतिक राशि वो ही रहती है। जैसे मैंने 5 किलो कहा तो वो एसआई में कहा और 5000 ग्राम कहा वो सीजीएस में कहा, तो क्या द्रव्यमान थोड़ी चेंज हुआ है तो वो द्रव्यमान का मात्रक ही। 5 किलो बोलूंगा तब भी वो द्रव्यमान का मात्रक है और 5000 बोलूंगा तब भी वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो पद्धति चेंज हो जाती है लेकिन उनकी वीमाएं चेंज नहीं होती है, उनकी यूनिट चेंज हो जाती है, वीमाएं चेंज कभी नहीं होती हैं। समझ में आई? इसलिए मैंने ये ए बी सी सेम लिखा है, ठीक है ना। आप देखो आगे, अब हमको क्या होता है कि N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे हम। तो मैं एक एग्जांपल करता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं, ठीक है। ये भी मिटा रहा हूं मैं, जगह कम पड़ेगी इसलिए। तो मैं यहां सूत्र लिख रहा हूं। हमारा सूत्र क्या था? N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C बराबर N2 M2 की पावर A L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये सूत्र था। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ध्यान रखना अब कि G जो होता है उसको 9.8 लिखा जाता है। G का मान कितना होता है? 9.8 लिखा जाता है जब इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका एसआई पद्धति में। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इसको किस में चेंज कर दे, मीटर को तो कर दे सेंटीमीटर में चेंज और सेकंड को सेकंड में चेंज कर दे। अब ये कौन सी पद्धति हो गई? ये हो गई बेटा सीजीएस पद्धति। तो कहने का मतलब ये है कि यदि G का जो मान है SI में 9.8 होता है तो G का मान CGS पद्धति में क्या होगा, कितना होगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैं यही बात कर रहा था, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाते हैं तो वहां पर वीमा यूज में आती है। तो एक मात्रक पद्धति SI थी और SI से मैं CGS में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो कितना चेंज आएगा G के मान में, ये हमको ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, मैंने क्या बताया था कि N1 और U1 जो होता है वो N2 U2 के बराबर होता है। तो N1 तो हमारा दे दिया कि 9.8 है G का मान, और यूनिट कितनी है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर N2 हमको नहीं पता कितना होगा
और U2 किस में बदलना है, सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर बदलना। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी बात ये देख के कि भाई 9.8 था N1 यूनिट और m बटे सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट थी SI में। अब इसको CGS में चेंज करा है तो N2 कितना आएगा, कितना चेंज आएगा, 9.8 ही रहेगा या फिर ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा जब इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेकंड को सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो समझो कैसे करते हैं। सूत्र हमारा यही है, सबसे पहले हम G की क्या निकालते हैं, वीमा निकालते हैं। तो G की वीमा क्या होगी, इसको लिखते हैं मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो मीटर की होती है L और सेकंड स्क्वायर की होती है T2 स्क्वायर, है ना। तो इसकी वीमा हो गई, G की वीमा हो गई बेटा M0 L1 और T2, सही है क्या, -2 आएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो यहां से देखो, इससे यदि कंपेयर करें इस फॉर्मूले से यहां पर, तो M के ऊपर A पावर लगी थी तो A का मतलब तो हो गया 0, L के ऊपर B लगी थी तो B का मतलब क्या हो गया 1, और C के ऊपर T के ऊपर C लगा था तो C हो गया -2। यहां तक हमने ये निकाल लिया, A B C की वैल्यू हमने इस वीमा से देखकर निकाल ली। अब देखो सूत्र में रखते हैं, N1 का मान तो 9.8 है क्योंकि हमको पता है, और इसका मान क्या है M1 की पावर A का मान है 0, L1 की पावर B का मान है 1, T1 की पावर C का मान है -2। सही है, इधर चेंज करूंगा तो मैं N2 लिखूंगा और N2 में M1 की जगह पर M2 की पावर वही 0, L2 की पावर 1 और T2 की पावर -2, क्योंकि A B C तो हमने यहीं से लिए हैं, दोनों में A B C लग रहा है यहां पर भी, इसलिए। ठीक है, अब हम को यहां से N2 का मान निकालना, तो N2 बराबर क्या होगा 9.8, इसका मैं इधर डिवाइड करूंगा इसके नीचे तो क्या आएगा, इसके नीचे इसका डिवाइड करूंगा तो ये आएगा M1 बटे M2। इसके ऊपर पावर कितनी आएगी, दोनों के पावर 0 है ना, जैसे x के पावर 2 y की पावर 2 नीचे, तो इन दोनों को मैं लिखूंगा तो ये लिख सकता हूं ना x अपॉन y की पावर 2, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर है। ऐसे ही M1 और M2 के ऊपर सेम पावर है, इसलिए M1 M2 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, अब L1 बटे L2 करूं तो L1 और L2 के ऊपर कितनी पावर है 1। ऐसे ही यदि मैं T1 बटे T2 करूं तो T1 और T2 के ऊपर पावर कितनी है -2। ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखो N2 बराबर 9.8, अब ये M1 M2 के ऊपर पावर 0 है तो ये तो कट ही गया, इसको तो कोई लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर पावर 0 होती है उसका मान तो मैं इसको तो हटा देता हूं यहां से, क्योंकि हमारी जो वीमा है उसमें L और T है, G की वीमा में L और T है, M का कोई रोल नहीं है, इसलिए हटा दिया। अब मैंने ये लिखा L1 बटे L2 की पावर 1 और T1 बटे T2 की पावर हो गई हमारी -2। आ गया समझ में यहां तक। अब देखो बेटा, L1 हमारा किसके रूप में था, L1 आता था इसमें SI यूनिट में ही लेते थे ना L1, क्योंकि N1 और U1 ये था जो SI यूनिट में था ना ये, और CGS में किसको लिखते थे सेंटीमीटर में। तो लंबाई जो है पहले L1 में SI यूनिट में मीटर में लिख रखते हैं हम, तो मैं लिख सकता हूं N2 बराबर 9.8, तो यहां पर तो मैं लिखूंगा मीटर, और L2 यहां पर है, यहां हमारी CGS पद्धति है। देखो M1 L1 T1 में तो SI पद्धति और M2 L2 T2 में CGS पद्धति, तो यहां पर मीटर की जगह मैं लिखूंगा सेंटीमीटर और इसकी पावर 1, और यहाँ T1 में टाइम वहां पर भी सेकंड में था और यहां पर भी सेकंड में ये, और इसकी पावर मान इसकी 2 है। देखो अब N2 बराबर 9.8, ये मीटर हो गया, सॉरी मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, और नीचे क्या लिख दिया सेंटीमीटर लिख दिया। दिख रहा है ना, यहां से दोबारा से देखो, यहां से N2 बराबर 9.8, ये मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया और नीचे सेंटीमीटर पहले से था, इसके ऊपर ये पावर 1 थी, और ये सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा L भी खत्म हो गया। अब बचा हमारा ये, अब यहां पर भी देखो ये सेकंड से मैं सेकंड काट सकता हूं ना। अब
N2 बराबर क्या हो जाएगा 9.8 गुना ये 100 का इसके साथ गुना हो जाएगा, ये बचा है जो, तो इसका मान आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो N2 आ गया 980। तो हम अब लिख सकते हैं N1U1 बराबर N2U2 था ना, तो N1 तो था हमारा 9.8 था ना, 9.8, और U1 था मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर N2 आ गया 980 और ये हो गया सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखो बेटा ढंग से इधर कि 9.8 था मीटर प्रति सेकंड मतलब SI में, और N2 आ गया 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड में। तो यहां पर देखो अब दोबारा से कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड को जब सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो यहां कितना आ गया 980, तो मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ गया इससे। समझ में आई, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम एक मात्रक पंक्ति से दूसरी मात्रक पंक्ति में बदल सकते हैं। और करवाऊं मैं एक एग्जाम्पल, चलिए एक और करवा देता हूं, समझो। सूत्र हमारा यही रहेगा। 10th क्लास में तुमने सबने पढ़ा होगा कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती है, पढ़ा होगा। तो 10 की पावर 7 अर्ग होती है, तो ये हमको नहीं पता, मान लिया हमने, मतलब ये तो है हमारा N1, ढंग से समझना अब। और जूल SI मात्रक होता है, SI मात्रक, और अर्ग जो होता है वो CGS मात्रक होता है। मतलब अर्ग के लिए तो हम ये यूज में लेंगे और जूल के लिए ये वाला यूज में लेंगे, ठीक है। और N2 10 की पावर 7 आना चाहिए, तब हमारी बात प्रूव होगी, हाँ बात सही है। तो जूल जो होता है वो भी कार्य का मात्रक होता है, और अर्ग जो होता है वो भी कार्य का मात्रक होता है। तो विमा तो दोनों की सेम आएगी। तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है बेटा M1L2T-2। ये तुम निकाल के देख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं विमा निकाल के तुमको समझाऊं, वो मैंने तुमको पहले समझा दिया था। तो यहां से देखो A का मान तो आ गया 1, B का मान आ गया 2 और C का मान आ गया -2। देखो M के ऊपर पावर 1 है, B के ऊपर ये 2 है और C का मान -2 है। अब मैं सूत्र लगाऊं तो N1 का मान है 1, क्योंकि जूल में 1 बोलते हैं, और ये M1 के ऊपर पावर 1 है, A को लगा दी। L1 के ऊपर B है, B का मान 2 है, और T1 के ऊपर C है, C का पावर -2 है। सही है, बराबर N2 हमको नहीं पता, 10 की पावर 7 लेके आना है ना। इसके ऊपर लगाएंगे तो M2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। सही है। N2 को इधर निकालेंगे तो N2 बराबर 1, और यहां पर आएगा M1 बटे M2 के ऊपर पावर 1, L1 बटे L2 के ऊपर पावर 2 और T1 बटे T2 के ऊपर पावर -2। ठीक है, ये वाला इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब बेटा मीटर, ये M1, L1 और T1 है SI मात्रक के रूप में, और जो कार्य होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है कितना, कार्य बराबर होता है द्रव्यमान बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है ना, ठीक है। और बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। और त्वरण होता है वेग बटे, किसके बराबर होता है, वेग बटे। तो ध्यान रखना, उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो, हमको इतना पता होना चाहिए कि SI और CGS मात्रक है बस। तो N2 बराबर 1, SI पद्धति वाले तो ये हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले हैं CGS पद्धति वाले। तो SI पद्धति में ये M जो है द्रव्यमान की विमा होती है, द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम में, और CGS में लिखते हैं ग्राम में, और इसके ऊपर पावर 1, लंबाई को मीटर में और इसमें सेंटीमीटर में, इसके ऊपर पावर 2, और ये सेकेंडी होती है, ये भी सेकेंडी होती है, इसके पावर -2। तो ये तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों बची बस। इधर देखो,
N2 बराबर 1 है, इसको मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं एक बात बराबर है। तो यहां पर मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, बटे नीचे भी ग्राम, और इसको क्या लिखूंगा, इसके ऊपर पावर 1। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बटे ये सेंटीमीटर और इसके ऊपर पावर 2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 बराबर क्या आएगा, तो देखो 1 2 3, 3 0 दी हो गई, और इसका स्क्वायर है 100 गुना 100 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर लग रहा है इसके ऊपर। तो देखो तो बेटा N2 कितना आ गया, 3 और 3 6 और 1 7, 10 की पावर 7 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि N1 U1 बराबर N2 U2। N1 तो था 1, U1 था जूल, और N2 आ गया ये 10 की पावर 7, और U2 किस में बदलना था हमको, अर्ग में। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो हाँ, ये वीमा के उपयोग में ये पहला इसका एप्लीकेशन था वीमा का, कि पहला एप्लीकेशन कहां पर यूज में आता है, ये कि कहां इसका यूज किया जाता है, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में इसका उपयोग किया था। पहला नंबर का एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया। अब इसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। इतना टाइम नहीं है इसके अंदर समझाएं, काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अब तुमको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको ट्राई करना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। डाइन का मतलब वो डायन नहीं है भूतनी वाली, डाइन इसका मात्रक होता है। तो मैं ये तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 न्यूटन कितनी डाइन के बराबर होता है, और डायन तो है सीजीएस मात्रक और न्यूटन है एसआई मात्रक। ये मैं तुमको हिंट दे देता हूं। तो एक, जैसे मैंने बदला 1 जूल कितने अर्ग के बराबर आया था, 10 की घात 7 अर्ग के, ऐसे ही 1 न्यूटन कितनी डायन के बराबर होता है, ये तुमको कल करना है या फिर घर करके देखना है, तब तुमको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, नोट्स में तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, फोटो भेज दूंगा एक साथ ही। ठीक है, जितना तुमको इसमें से समझ आता उतना अपनी बुक में या नोटबुक में नोट कर लेना। बाकी मैं क्लास में तुमको पढ़ा ही रहा हूँ, ये चल ही रहा है अपना टॉपिक वहां पे क्लास में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला एप्लीकेशन वीमा का आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, नए बच्चे हो, नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा ढंग से पढ़ना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, अपनी तरफ से मेहनत करनी है घर पे पढ़ के। ठीक है ना, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो नेक्स्ट डे तुम्हारी क्लास होती है, वहां पे आके तुम मेरे से आराम से पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई थी। ठीक है बेटा, तो पार्ट 3 हम यही खत्म करते हैं, वीमा के पहले एप्लीकेशन एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार से जाया जाता है उसके साथ में। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के अंदर। एप्लीकेशन जो अपना जो इसका एप्लीकेशन है किसका, वीमा का सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, तो चलता हूँ, बाय बाय, काफी लेट हो गया, गुड नाइट, सब्बा खैर, खुश रहो, बिंदास रहो और स्वीट ड्रीम्स। ओके, बाय।